अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ खबर गुमन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाज़रीन, कल आपने जिस तरह देखा मोहतरम इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर एक मिनी बजट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। 170 अरब के नए टैक्सेस लगे, वो अभी हम भुगत रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे कि किस तरह उनको भुगतना है। रात मिडनाइट के करीब जो है एक और हमला किया गया। वो ऑयल की प्राइसेस आपने देखी कि किस तरह पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस जो बढ़ा दी गई हैं, वो भी आपके सामने है। अब पूरी जो पाकिस्तानी अवाम है और अब ये सोच रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस और ये नए टैक्सेस हैं, इससे किस तरह जो है आपने निपटना है, किस तरह अपनी जो रोज़ाना की ज़िंदगी के जो मामूर हैं उनको निपटाना है। लेकिन हमारी जो वफाकी हुकूमत है उनके सामने जो तरजीहात हैं उनका कोई मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर पर चौधरी परवेज लाई साहब की एक मुबैना तौर पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ में जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जो हैं उनके साथ भी कुछ जो बातचीत है। अब ये मामला इस वक्त हुकूमत की तरजीह में है कि ये देखें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और उनके जो इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज लाई साहब, वो मुल्क के अंदर किस तरह आइनी और कानूनी जो डिफरेंट नुक्ते हैं उनको अपने हक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालतों को बेडोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों को ऐसे खुदा न खास्ता कोट एंड कोट ये चौधरी परवेज लाई साहब को कोट करके राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि ये अदालतों को ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मातहत एक इदारा समझती है। तो चौधरी साहब, ये मामला इस वक्त चल रहा है, मतलब पाकिस्तान क्या भुगत रहे हैं? बेड़ा गर्क कर दिया है, अरबों रुपए के टैक्स और लोगों के ऊपर बोझ लोड कर दिया है, और पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजों का 300 को टच करने वाली हैं प्राइसेस। अब तो मेरा ख्याल है यानी पैदल ही आया जाया करें लाहौर से, मैं रवाना हो जाऊं करूंगा बाई रोड आने की बजाय, यानी सड़क पर वॉक करता हुआ। आप भी दफ्तर आया जाया करें पैदल। इन्होंने तो इस हालत तक पहुंचा दिया लोग। इससे पहले भी, लेकिन कल से जब से ये नया बजट आया है और ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तवज्जो हटाने के लिए साहब मैं आपको कभी इमरान खान का सोचा, कभी वो उसका कि जी परवेज लाई ने फलां को फोन कर दिया, और हमने जराये से पूछा, उनको हमारा ताल्लुक ही नहीं कोई इस चीज। अब कल से हर घर के अंदर एक ही बहस चल रही है, एक ही इशू के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हमने गुजारा किस तरह करना है। आप अंदाजा करें कि किसी घर के अंदर 20, 25, 30 हज़ार अगर माहाना जो आमदन है तो वो घर कैसे गुजारा करेगा? या 4 या 5 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक घर है। लेकिन लाहौर, आपको पता, सारा दिन अगेन सियासत का महवर रहा। जब से इमरान खान साहब वहां पे मौजूद हैं, सुबह से लेकर रात तक तमाम जो खबरें हैं वो लाहौर से ही निकल रही हैं। लाहौर आपको लेके चलते हैं। ख्वाजा नसीर साहब हमारे रिपोर्टर हैं, लाहौर में ज़मान पार्क में मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक जो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर हियरिंग चल रही थी। खान साहब ने जाना है, नहीं जाना है, उनके डॉक्टर्स पेश हुए, उनके वकला जो है अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश ये कर रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त जो मूव करना उनकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी हड्डी का एक हीलिंग प्रोसेस है, लिहाजा वो उसके ऊपर अभी पूरा वजन अपनी टांग पे नहीं डाल सकते। लेकिन अदालत की तरफ से ये फरमाया गया कि आपको आना है। अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी कि अदालत ने जो वो इस्तदा है मुस्तरद कर दी है, क्योंकि खान साहब ना ही और उनके वकील वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। ज़मान पाक ख्वाजा नसीर के पास चलते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। अब बताइएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है? इमरान खान साहब अदालत में जा रहे हैं या फिर वो फाइनल हो गई है जो उनकी पिटिशन की रिजेक्शन थी, अब दोबारा एक को नई पिटिशन जो है वहाँ पे दाखिल करना पड़ेगी? जो इनको खबर साहब बहुत मेहरबानी है बात करने का मौका दिया। इस वक्त खबर से सिचुएशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पीर के रोज जो फ्रेश पिटीशन डाली गई थी, उस फ्रेश पिटीशन पे अब इमरान खान साहब को पीर के रोज लाहौर हाई कोर्ट ने दोपहर 2 बजे तलब किया है। इससे पहले ये तकरीबन अब से को 5 मिनट पहले ये लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है। इससे पहले यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो ज़मान पार्क का गेट नंबर 1 है, जो कि इमरान खान के घर का रास्ता है, वहां पर तमाम तर सिक्योरिटी क्लियर कर ली गई थी, रूट को क्लियर कर दिया गया था। फरूख हबीब जो कि मरकजी रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि इमरान खान जा रहे हैं, और इस तमाम तर चीज के बावजूद कि इनकी सिक्योरिटी के मुकम्मल। ख्वाजा साहब, अगर हम सही समझे हैं तो सोमवार तक जो है इनका जो केस है, ये जो बेल का अब पेंडिंग में चला गया है,
इमरान खान साहब को इस दौरान जिस केस में उन्होंने पिटिशन मांगी, बेल के लिए पिटिशन डाली हुई थी, उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। एम आई राइट? इस हवाले से खबर साहब भी डिटेल फैसला आना बाकी है, जो कि इनिशियल स्टेज लाहौर हाई कोर्ट से बात सामने आई है, वो यही सामने आई है, जस्टिस तारिक सलीम साहब की अदालत से ये बात सामने आई है कि उन्होंने अब इमरान खान को पीर के रोज दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म दिया है। इस वक्त तक वो, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए वक्त मुकर्रर किया गया था 6:30 बजे का, उस दौरान इमरान खान के वकला जिनमें अजहर सदीक और उनके भांजे हसान नियाजी शामिल थे, उन्होंने बकायदा तौर पर वहाँ आर्ग्यू की कि एक तो सिक्योरिटी के कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है, दूसरा उनके डॉक्टर फैसल ने भी वहाँ बकायदा तौर पर आर्ग्यू की कि खान साहब अपने पाँव पर पूरा वजन रख के अदालत में हाजिर नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने पहले तो उनकी इस्तदा मुस्तरद की, लेकिन उसके बाद दोबारा एक फ्रेश पिटीशन डाली गई, जिस पर इस वक्त अदालत ने हुक्म जारी किया है कि पीर के रोज दोपहर 2 बजे इमरान खान अब हाजिर होंगे लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन इस हवाले से अब जो डिटेल डिसीजन है वो थोड़ी देर तक डिटेल डिसीजन भी इस हवाले से आ जाएगा कि अदालत ने किन ग्राउंड्स पर इमरान खान की ये फ्रेश पिटीशन सुनी और इस पर पीर के रोज का हुक्म जारी किया। दूसरी जानब जो जमान पार्क में है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग भी। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। ख्वाहिर साहब, आप तो बात को समझते हैं कि अब अदालत ने जब पीर तक का टाइम दे दिया तो इसका मतलब है कि यानी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो उनको दे दी गई है मंडे 2 बजे तक। ये इसका बिल्कुल ये बात ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है, कंटिन्यूटी है उसी बेल की। और अब वो हाई कोर्ट इस वक्त नहीं जा रहे, बिल्कुल इस वक्त नहीं जा रहे। और तीसरा, ये जो पुलिस ने घेरा डाला हुआ है, जो हमने पुलिस से पूछा, वो कहते हैं ये खुद बखुद ही प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, हम ना तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, ना कोई कर रहा है, और ना हमने कोई घेरा डाला। मैं आला तरीन पुलिस जराए जो है उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जैसा ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये पुलिस हुकाम से जिनसे हमारी भी बात हुई लाहौर में, जो आला तरीन पुलिस हुकाम थे, उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। लेकिन रात गए जो एक निजी टेलीविजन चैनल पर वफाकी वजीर दाखिला ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद थोड़ा बहुत पैनिक फैला था। राना सनाउल्लाह ने अपनी गुफ्तगू में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे बस में हो। वो तो अभी भी कह रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खायर साहब। वैसे चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, हाज उनके पास है, हेलीकॉप्टर भी उनके पास है, जाए लाहौर में, वहां से जो है जमान पार्क से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले। पता नहीं अजीब तमाशा लगा हमारे। मेरा ख्याल है ये असल में माहौल बनाना चाहते हैं मुल्क में, तसादम का, खून रेजी का, पकड़ दकड़ का, मारा मारी का। वो अभी तक खान साहब जो है ना, इनके इन प्लान्स को समझ गए थे पहले बाजवा साहब के वक्त, और अब ये क्योंकि इनको वोट नहीं पड़ रहे, अब हालत ये हो गई है कि वो मरियम नवाज जो तमाम फायदा हासिल कर चुकी हैं इस गवर्नमेंट से, आज वो कहती मेरा क्या तल्लक, कौन सी गवर्नमेंट, हमारा कोई तल्लक नहीं है। चौधरी साहब, जिस मुल्क के अंदर भूख नंग जिस अंदाज से फैल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, जिस अंदाज से महंगाई 50-60 साल रिकॉर्ड टूट गया है, जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ क्या गुजरना है। लेकिन नाजरीन, जो बात हम कर रहे थे शुरू में, जो हमारी स्टोरी है कि इमरान खान इस वक्त 70 साल के बुजुर्ग हैं, माशाल्लाह वो सेहत अपनी उन्होंने मेंटेन रखी हुई है, एक्सरसाइज सारी उम्र करते रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है तो वो लगता नहीं है 70 साल के हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका जो प्रोसेसेस हैं, जो हड्डी है, जो टिबिया है, जो मेन उनकी जो शिन बून जिसे बोला जाता है पंजाबी के अंदर, वो जो पीढ़ी वाली जड़ी हड्डी है, वो उसके अंदर गोली लगी हुई है डायरेक्ट, और उसका एक हीलिंग प्रोसेस है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उसका एक तरीकाकार है, कितना टाइम लगता है। आपको पता है कि जब पीओपी फ्रैक्चर्स के ऊपर चढ़ाई जाती है, किसी भी फ्रैक्चर के ऊपर, तो एक सर्टेन टाइम लिमिट उसको दिया जाता है। माजी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से वो क्या टाइमलाइन दिया करती थी, क्या उनका ख्याल था कि उनके वालिद साहब माशाल्लाह वो भी बुजुर्ग हैं, जाहिर है वो बीमार होंगे तो उनको भी अरूब सेहत होने के लिए वक्त दरकार होता था, और तमाम बुजुर्गों को होता है। सुने जरा। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। साइमल्टेनियसली ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होता, 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होता। नाजरीन, सारी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, कैमरून की आंखों ने देखा कि इमरान खान के ऊपर गोलियों की बौछार हुई। उन गोलियों की बौछार के दौरान वहां पे 2 लोग शहीद हुए, 15 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, इमरान खान की टांगों में गोलियां लगी, एक्सरेज मौजूद हैं। पता नहीं अब सर्जरी हुई, पता नहीं हमारी सियासत ने किस जगह पे जाके रुकना है,
جو صاحب ویسے آپ کا کیا خیال ہے ماضی کے اندر کوئی اس طرح جو ہے بے حسی سیاستدانوں میں اس طرح ایک دوسرے کے خلاف چلیں آپ سیاسی بیانات تو دیں لیکن جب ایک بندے کی صحت خراب ہو جائے کسی کو بھی ہو وہ کوئی ہمارے لیے تمام پاکستان کے سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہے کوئی بیمار ہو جائے بیماری پہ ایک ضعف ہوتا ہے کیوں آپ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اصل میں ان کو خوف جو ہے نا اصل میں انسان کو جو خوف کس چیز کا ہوتا ہے اپنے جرائم کا ان کو اب یہ شبہ پڑ گیا ہے کہ اگر عمران خان زندہ رہا اور سیاست میں رہا اور الیکشن ہوئے اور لوگوں نے ان کو ووٹ دے دینے ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے وہ ہر قسم کے جرائم مزید شدت سے کمٹ کر رہے ہیں. اب لیٹلی آیا ہے کہ میں شیئر کر لوں آپ سے کہ حلقوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں پورے ملک کے الیکشن اکٹھے ہی ہونے یہ ہماری پہلے دن سے اسیسمنٹ ہے. ناظرین جس طرح مریم صاحبہ اپنے والد صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرن تھی ہونا چاہیے اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی اپنے جو بڑے بھائی ہیں ان کے جو تاحیات قائد ہیں پاکستان لیگ نون کے اس حوالے سے وہ بھی کنسرن تھے اور کنسرن ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ سب سے اوپر ہے باقی تمام چیزیں سب آرڈینیٹ ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنا بند کر دیں. ہماری اکراس دا بورڈ ناظرین تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے گزارش ہے مؤدبانہ گزارش ہے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے ایک دوسرے کی صحت کے اوپر بالکل آپ سیاست نہ کریں. فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے صحت کو خطرہ ہے عمران خان کے اوپر گولیوں کی ہوائی چیز نہیں ہے یہ کیا کہا فواد چودھری صاحب؟ فزیکل ریالٹی ہے. انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملے کا خدشہ ہے. وہی ریلیف ہم مانگ رہے ہیں جو کہ آپ نے حمزہ شہباز کو دیا گیا جو سلمان شہباز کو دیا گیا نواز شریف کو دیا گیا. عمران خان زمان پاک سے کہیں نہیں بھاگ رہا. مریم صاحبہ نے ماضی کے اندر جب عمران جو ہے محترم نواز شریف صاحب کی پیشی کے حوالے سے ملک کے اندر واپسی کے حوالے سے آپ کو پتا بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی تھی تو ان کا کیا جواب تھا وہ بھی سننے کے لائق ہے. یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. تو جناب اللہ چودھری صاحب کون قاتل اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کن کا وہ تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جب آپ کو پتا وہ ملک سے گئے تھے ان کو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی تھی لیکن آپ لوگ تو اس وقت بھی سٹوریز کو ڈیفرنٹلی بتا رہے تھے لیکن ہماری تو وہی درست ثابت ہوئی لیکن خان صاحب نے ان کو جانے تو دیا. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب کیسز کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے پیشیوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے نیب کے سامنے ایک پیشی ہوئی تھی مریم صاحبہ کی اس کی اگر ویڈیو کلپنگ مل جائے تو وہ بھی دکھائیں ہمارے پروڈیوسر صاحب. جب یہ عدالت کی طرف سے جو حکم ہوا لاہور کے اندر کہ خان صاحب کو پیش ہونا ہے تو وہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کے وکلا وہاں پہ یہ آرگومنٹ پیش کر رہے تھے کہ جی وہ بیمار ہیں ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے تھوڑا سا ٹائم دے دیں خدارا زیادہ جو ہے وہ اس وقت ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل کے آ سکے. جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا. یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کا عدالت میں قانون کے سامنے پیش نہ ہونا اس ملک کے نظام میں عدل و انصاف کے منہ پر تماچا ہے. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کہ بڑگے لگانے والا اس ملک کی عدلیہ کا منہ چڑھا رہا ہے اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے جنگل میں کوئی قانون ہوتا ہے. صبح سے میرے خیال میں کل سے جب سے یہ جو بیل ریجیکشن ہوئی تھی جو صاحب پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے تھے آئیں عمران خان کو وہاں سے ریسٹ کرنا جس نے کر کے لے میرے خیال میں کر لیں اگر انہوں نے کرنا ہے. وہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی وہ آپ کے وزیر داخلہ صاحب جو ہے رانا ثناء اللہ بڑا فرما رہے تھے گرفتاری ہونی چاہیے. کیا مطلب بھائی؟ اچھا میں اب ایک ناظرین آپ کو یہ ایک عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس ایشو کیا گیا تھا جب نواز شریف صاحب کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا گیا اور یہ نوٹس وہاں تھا بھی اور اس نوٹس کے میں کہا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ مطلوب ہیں عدالت کو کہاں پہ غائب ہیں کدھر ہیں آئیں لیکن ابھی تک جو ہے محترم نواز شریف سے یہ دیکھ رہے پروکلیمیشن آف جو ہے ان کی جو ہے ان کو ریکوائر کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے ان کو پروکلیم کیا تھا کہ پروکلیم اوفینڈر ہیں وہ واپس آئیں ان کی اپیرنس ہو کیونکہ وہ کانویکٹ ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو ملک کے اندر واپس آنا ہے. یہ اشتہار جو ہے یہ لگایا گیا تھا ان کے گھر پہ جو آیا گیا تھا ان کے گھر کی دیوار کے اوپر لگایا گیا تھا. اب عدالت کا کون منہ چڑھا رہا ہے
وہ آپ کو یاد ہوگا 50 روپے کا ایک ایفیڈیوٹ اس کے اوپر جو ہے بھجوایا گیا ملک سے باہر ایک، لیکن آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ اس کا آگے بننا کیا ہے۔ تو ناظرین اب جو ہے عمران خان صاحب جی کی اس وقت جو ضمانت کا معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ تو سوموار تک چوہدری صاحب چلا گیا۔ نہیں، ان کے وکیل خواجہ احمد طارق رحیم جن سے عدالت نے سوال جواب کیے ان کو ملا لے۔ چلے ہم پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں، یہ نمبر ہے تو ابھی وقفے کے دوران خبر جو ہے نمبر ان کو دے دیتے ہیں، تو اس دوران وقفہ ہے؟ جی نہیں وقفہ نہیں ہے، میں کہوں بریک کے دوران جو ہے ہم اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ ان سے بات کروا لیں۔ ناظرین اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترم نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے تھے، ان کا پلیٹلیٹ کا ایشو تھا، اس دوران جو ہے جو محترم عمران خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، سنیں ذرا۔ ایک میں نے آج خبر پڑھی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک؟ میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا، تو میں اور کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دوں؟ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، گارنٹی انسان زندگی موت کی نہیں دے سکتا۔ ناظرین جب محترم نواز شریف صاحب کی بیماری کا ایشو چل رہا تھا، ان کا پلیٹلیٹس کا ایشو چل رہا تھا، میں آج ناظرین آن دا ریکارڈ یہ ضرور بتانا چاہوں گا پاکستان کی عوام کو کہ اس رات ہم ایک کھانے پر تھے چوہدری صاحب، شہید ارشد شریف بھی وہاں پہ موجود تھا۔ شہید ارشد شریف کے پاس بھی جو خبریں آ رہی تھی ان کو بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کی صحت کافی خراب ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سارے کا سارا اس کو یہ نا میک اپ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے آن ریکارڈ کہا میں کہ اتنے کیمے والے نان منگوا کے کھادے جا رہے سروسز۔ اچھا نہیں میری مطلب یہ ہے کہ جو ہے عمران خان نے ان کو جانے کی ان کی حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا، وہ ملک سے باہر چلے گئے، وہ تب سے لے کے ابھی تک ملک سے باہر ہیں، وہ ملک میں واپس نہیں ہے، اور لیکن وہ جب جا رہے تھے وہ ان کی آنی جانی ہے پھر سب نے دیکھی۔ اس وقت بھی خان صاحب نے کچھ کامنٹ کیا تھا۔ میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی، اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے۔ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ ناظرین یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی کے اندر کس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں، پرائم منسٹر صاحب کدھر ہیں، ہمارے فارن منسٹر صاحب کدھر ہیں، اور یہ جو اس وقت ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ کافی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ابھی جب ہم بریک پہ تھے، بریک کے دوران ایک بڑی بریکنگ سٹوری ہمارے سامنے آئی ہے۔ 2 ممبر بینچ جو کہ آلریڈی ایک کیس سن رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ ایک سو موٹو نوٹس لیں، اور یہ سو موٹو نوٹس آپ نے کس ایشو پہ لینا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہماری نظر میں، اور وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کیا ہے ناظرین؟ وہ ہے لوگوں کا جو آئین کے تحت حق ہے اپنا مینڈیٹ دینا، ان کو آئین کے تحت پاکستان کے اندر کسی حکومت کو چننا اپنے ووٹ کے ذریعے۔ پنجاب کے اندر ان 2 ججز کے خیال کے مطابق ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے۔ اب پنجاب میں جو اسمبلی تحلیل ہوئے 33 دن گزر گئے ہیں، باقی رہ گئے 57 دن۔ اب 57 دن کے اندر آپ چیف الیکشن کمیشن صاحب الیکشن کروا سکیں گے یا نہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے۔ آج بھی جب یہ چوتھا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا، وہاں پہ ایک جو ہے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کا ایشو تھا، ڈوگر صاحب آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر وہ کیس تھا۔ اس دوران جسٹس یہ جو 2 ممبر بینچ ہے ان کی طرف سے جب بلایا گیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو، ناظرین ان سے جو سوال و جواب ہوئے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کا پابند کرتا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس ہیں۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 90 دن میں انتخابات سے متعلق آئین میں کوئی ابہام نہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب فرما رہے ہیں شفاف انتخابات کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے۔
निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। ये जस्टिस साहब फरमा रहे हैं निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरख्वास्त देगी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने के रिमार्क्स हैं इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म देने का पाबंद है। उसके बाद जब ये सारा सवाल जवाब हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या आगे से जवाब दिए, वो ये फरमा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी मांगते हैं तो कहा जाता है नहीं दे सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये फरमा रहे हैं हम अदलिया से आरोज मांगते हैं तो इनकार किया जाता है कि नहीं दे सकते। हम हुकूमत से फंड्स मांगते हैं तो फंड्स की कमी का कहा जाता है। गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए ज़रूरी तकरीरी तबादले करें तो हमें रोक दिया जाता है। आपने ये उसके बाद फिर जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आपने ये बातें वफाकी हुकूमत से तहरीरी तौर पर की हैं तो रिकॉर्ड दें, हम देख लेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया 90 दिन में इलेक्शन का मतलब यह है कि 90 दिन से आगे एक दिन भी ना जाया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क से आप 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब का जो है एक मुकालमा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। जनरल इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने नहीं सदर या गवर्नर देनी है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा। आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है? जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुकालमा आर्टिकल 105 दफ़ा 3 में लिखा हुआ है, ये जवाब दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। उसके बाद आइन में लिखा है कि सूबाई असम्बली की तारीख गवर्नर देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा गवर्नर ने इनकार कर दिया, आप तारीख दे नहीं रहे तो आइन पर अमल कैसे होगा? जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा आप वो करें जो आइन में लिखा है, आप तगड़े होकर आइन के साथ खड़े हो जाएं, हम आपकी जो पुष्ट पर खड़े होंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मुकर्रर वक्त के अंदर इंतखाबात होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन साहब ये बताइएगा, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, 2 मेंबर बेंच ने सो मोटो नोटिस लेने का कह दिया है जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये नोटिस लें क्योंकि उनके अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और देखें आपकी भी दरख्वास्त है वहाँ। जी मेरी भी दरख्वास्त है। आइन के जो कस्टोडियन हैं और मुहाफिज हैं वो सुपीरियर जुडिशरी हुआ करती है, हम सब हैं, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, वो भी इसलिए की है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जाने कुर्बान किए हैं, हमारे दोस्तों ने, हमने जेलें देखी हैं और हमारे मुल्क में हमने आइन की बालादस्ती के खातिर इतना बड़ी स्ट्रगल की है। अब अगर खुदा ना खास्ता हम आइन पे अमल नहीं करते और अगर हम जियाउल हक साहब की तरह 90 दिन का कह के इलेक्शन की से भाग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पीडीएम को अपनी शिकस्त होती नजर आ रही है और एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आईनी इदारा गवर्नर जो कि इम्पार्शल होते हैं और उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, अगर वो पार्टी बन जाएंगे और वो पीडीएम की ख्वाहिश के मुताबिक हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी ये कह देगी कि हम भी कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो बदकिस्मती इससे ज्यादा क्या होगी? अच्छा शोएब साहब अब सवाल ये है कि आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो अदलिया को बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब आला मैं फंड्स मांगता हूँ, फंड्स नहीं मिलते, मैं सिक्योरिटी मांगता हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, मैं आरओज के लिए जो है जुडिशियल ऑफिसर्स मांगता हूँ, वो मुझे नहीं मिलते, तो आप ये बताइएगा बेचारा फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? मैं तो बेचारा ही कहूंगा ना। वैसे तो आर्टिकल 220 बड़ा वाजे है कि ये पाबंद हैं जो तमाम एग्जीक्यूटिव के इदारे के वो जो है इलेक्शन कमीशन की मदद करें, उनके ताबे काम करें जब भी इलेक्शन करवाने हैं। तो फिर ये सारी की सारी जो उलझन है ये सुलझेगी कैसे? देखें ये बेबस इदारा कहते हैं ना कि हुए बदरा बहाना बेसियार, ये बेबस इदारे को इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट तो नजर आती है। जो आइन इनको अख्तियार देता है कि आप इलेक्शन कराने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन एक्ट आप कराने के पाबंद हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है आइन के ताबे, और इलेक्शन के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आपके ताबे हो जाती हैं, और जो आपका हुक्म ना माने तो आपकी इमरान खान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है वो इधर भी जरा इस्तेमाल कर लें, और फिर आपके लिए अदालतों के रास्ते खुले हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको गारंटी दे रही है, तो वहां अपनी शिकायत बताएं और लिख के दें कि जनाब ये मैंने डेट दे दी है, ये मैं इलेक्शन करा रहा हूं और फलां इदारा वो मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, इनको रोका जाए, फलां इदारा मुझे
सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आगे हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं डेट अनाउंस ही नहीं कर सकता, जब डेट अनाउंस किसी जगह से होगी तो फिर मैं आगे चलूंगा ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि आप डेट दें, तो इनको क्या ममानियत है? और जिस गवर्नर ने कह दिया है कि जी मैंने असेंबली नहीं तोड़ी, आप डेट दे दें। देखें, अगर गवर्नर नहीं देंगे तो क्या आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? जी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आप दलेरी से काम कर रहे हैं, आप कौम की आवाज है, मुझे 3 चीजों का जवाब दे दे कि ये जो उन्होंने ढकोसला बनाया हुआ है, उसके बॉल उधर फेंक दी, उसने उधर फेंक दी, उसने उधर फेंक दी, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये ना तो घरा नूं जाओ, क्यों खजाने पर छाम बन के बैठे हुए हो? आपने 90 दिन में इलेक्शन का अनाउंस करना था, आपने गलत केयर टेकर लगाए हैं, तमाम अफसर जो है वो एक तरफा लगा दिए हैं, तमाम वजीर जो आप उनका बैकग्राउंड देखें, एक ही मकता फिक्र और मुखालफों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां अरूज पर पहुंच गई हैं। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अगर 100 मोटो लेती है तो ये अपने अंजाम को पहुंचते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज है कि ये जो लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया इन्होंने इक्तिसादी, इसके नीचे से किस तरह लोगों को निकालना है। देखिए जोशी साहब, पहली बात तो यह है कि आप जैसे साथियों ने इस बात में बड़ा जुर्रतमंदी से ये स्टेप्स लिए हैं, खड़े रहे हैं, कुर्बानियां दी हैं, अरशद शरीफ से लेकर हमारे कई दोस्त आप समेत। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों ने, मीडिया ने, वकला ने हमेशा उसूलों की खातिर कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देंगे, और हम खड़े हैं। आज जिस कैफियत से ये मुल्क गुजर रहा है, जितनी ये कियास क्रिएट करेंगे, जितनी ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, जो मुल्क को इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद ये कर बैठे हैं, इतना एक एक दिन आपका वो मुल्क की जड़ों को खोखला करने के मुताबिक है। ये मुल्क हम सब का है, ये इन अशराफिया का नहीं है जिन्होंने छींक आए तो ये लंदन भाग जाएं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आखिरी हिस्सा है, जो प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले 3-4 खबरें हमारे पास एक्सक्लूसिव चॉइस ऑफ ब्रेकिंग। एक तो यह है कि इसाक डार साहब के ऊपर पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। सुना वो इस्तीफा हो गया उनका, वो बस वो पार्टी के अंदर फॉर्मेलिटी है, पार्टी के अंदर से प्रेशर है कि जनाब आला आपने जो कुछ करना था कर दिया है, उनको रिप्लेस किया जाए। दूसरी खबर जो कि बहुत अहम खबर है, आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब, वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर मुदाखलत की वजह से काफी ज्यादा परेशान है वो, और कहते हैं कि अगर इस तरह आपने करना है, अपनी मर्जी से नोटिस इश्यू करवाने हैं तो मेरी तरफ से माजरत है। अच्छा, तीसरी खबर आपके पास है कि आपके सदर क्या कर रहे हैं, उनको कहें, को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं आगे पीछे को क्या कर रहे हैं इलेक्शन, वो भी रो रहे हैं।